हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अभ्युदय केंद्र मिर्जापुर पर आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी जुड़ जाइए। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ जाइए। अपनी अटेंडेंस आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जो स्टडी से रिलेटेड हम लोग चैट करेंगे वो आप लाइव चैट बॉक्स में कर सकते हैं। करंट अफेयर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अभ्युदय पोर्टल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। नौका लैब मॉड्यूल क्या है? रशिया ने अभी इसको लॉन्च किया है, नौका लैब मॉड्यूल को। ये क्या है? रशियन एजेंसी है रोसकॉसमॉस। ओके, इसके नाम, ये सारी चीजें आप याद रखा करिए या इनको नोट डाउन करते रहा करिए। ओके, रशियन एजेंसी का नाम है रोसकॉसमॉस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए आईएसएस में एक नौका नाम की अपनी लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया है। यह लैब मॉड्यूल रूस का सबसे बड़ा अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। इसको बताया जा रहा है कि रशिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला होगी नौका। इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आईएसएस पर जा रही है। ओके, इसे एक और नाम दिया गया है रशियन मल्टीपर्पज रिसर्च मॉड्यूल। रशियन मल्टीपर्पज रिसर्च मॉड्यूल, MLM। रूसी भाषा में नौका का मतलब होता है साइंस, SCIENC, यानी कि विज्ञान। नौका मीन्स नाव वाली नौका नहीं है, ये साइंस वाली नौका है। ओके, ये इस तरीके का मॉड्यूल है, इस फिगर में आप देख रहे हैं। नौका के जरिए अंतरिक्ष में अनुसंधान किया जाएगा, अनुसंधान की सुविधा होगी। इसमें ऑक्सीजन जनरेटर है, रोबोट कार्गो क्रेन है, टॉयलेट का भी इंतजाम किया गया है इसमें, और जो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए बेड का भी इसमें इंतजाम किया गया है। ये 22 टनी है। इसका जो वेट है वो 22 टन है। इस मॉड्यूल में एक प्रोटॉन रॉकेट के जरिए इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और ये 29 जुलाई को वहां पर पहुंच गया है। ओके, ये आईएसएस के रहने योग्य आयतन को बढ़ा देगा। मतलब कि जितना भी स्पेस है इंटरनेशनल स्पेस शटल में रहने का, उसे ये 70 घन मीटर एक्स्ट्रा कर देगा। अंतरिक्ष यात्री इस अतिरिक्त जगह का प्रयोग कार्गो स्टोर के रूप में कर पाएंगे। नौका भविष्य में संचालन के लिए एक नई साइंस फैसिलिटी, डॉकिंग पोर्ट और स्पेस वॉक एयरलॉक के रूप में काम करेगी। मतलब इस नौका को जिसको भेजा गया है, ये आगे के लिए भविष्य में साइंस फैसिलिटी, डॉकिंग पोर्ट, जहां पर अन्य पृथ्वी से जो जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो डॉक कर पाएंगे, ठीक है ना, या जो स्पेस शटल है वो डॉक कर पाएंगे, और स्पेस वॉक है ना, एयरलॉक के रूप में ये काम करेगा। और साथ ही आप जानते हैं कि जो आईएसएस है वो 20 सालों से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं उसको रिसर्च करते हुए, और वहाँ पर वो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में रहकर, मतलब जहाँ का गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल माइन्यूट सा है, ऐसी स्थितियों में रहकर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रकार की रिसर्च अंतरिक्ष में ही हो सकती है, पृथ्वी पर संभव नहीं है। ऐसे में जो ये नया मॉड्यूल भेजा गया है रशिया के द्वारा नौका, वो ऊपर आईएसएस में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा हेल्प देगा, उनकी हेल्प करेगा। ओके, नौका। अब नौका स्पेस स्टेशन में जाएगा, तो स्पेस स्टेशन समझ लेते हैं क्या होते हैं। ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये है आईएसएस। स्पेस स्टेशन एक ऐसा मंच होता है जो ना केवल पृथ्वी का सर्वेक्षण करता है बल्कि अंतरिक्ष के रहस्यों को भी टटोलता है। इसे ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं। आप स्पेस स्टेशन से ही मतलब समझ गए होंगे, एक ऐसा स्टेशन जैसे ट्रेन का स्टेशन होता है, वैसे ही एक स्टेशन है। ट्रेन के स्टेशन में क्या होते हैं? यात्री आते हैं, रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है ना। व्हीकल आते हैं, खड़े होते हैं,
वो यात्रियों को उतारते हैं, नए यात्रियों को लेते हैं या पुराने यात्रियों को लेते हैं और चले जाते हैं। बस ऐसे ही स्पेस स्टेशन का वर्क है। वहाँ पर कुछ अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, यहाँ से कुछ लोग भेजे जाते हैं, वहाँ से वापस बुलाए जाते हैं। वो लोग अपने रिसर्च कार्य को बराबर करते रहते हैं। कुछ मेंटेनेंस के लिए लोग भेजे जाते हैं, कुछ मतलब पृथ्वी से, अर्थ से भी मेंटेनेंस का काम होता रहता है। तो इस प्रकार से पूरा स्पेस स्टेशन वर्क करता है। अब आपको पता है कि भारत भी 2022 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन को भेजने का प्लान कर रहा था, जिसका नाम था गगनयान। अब आपको बताना है ये गगनयान भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्टेब्लिश करेगा। हालांकि वो आईएसएस के मुकाबले बहुत छोटा होगा, लेकिन फिर भी ये हमारा स्वदेशी एफर्ट है पूरा गगनयान, और हम इसको सिर्फ अपनी बल पर स्पेस में स्टेब्लिश करेंगे। ओके, ये अंतरिक्ष में मानव निर्मित एक ऐसा स्टेशन होता है जिसमें पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है, ओके, या वहां से वापस आ सकता है। इसमें इंसानों को रहने के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, और उनके लिए जो भी जरूरी सुविधाएं होती हैं वो उस स्टेशन पे उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये देखिए, इस तरीके से अंदर उनका स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, स्पेस वॉक कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS लगभग पृथ्वी से, जो अर्थ है उससे लगभग 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस्टेब्लिश किया गया है। ये 1998 से बराबर वर्क कर रहा है ना। लेकिन ये एक जगह स्थिर नहीं है, ये लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो इस हिसाब से ये अपने आप को रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सेकेंड टॉपिक है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी केंद्र सरकार। ऐसा अभी हाल ही में राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा था शिवसेना के एक सदस्य ने। तो उसमें हमारे भारत सरकार ने ये क्लियर किया है कि हम जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा प्रदान कर देंगे, लेकिन ये तब किया जाएगा जब कश्मीर घाटी की स्थिति सामान्य हो जाएगी। ओके, तो अब ये फिर से मुद्दा आ गया है कि जम्मू कश्मीर को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ फुल स्टेट देने की बात इसलिए आई है क्योंकि आपको पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद केंद्र सरकार ने 2 हिस्सों में इसको बांट दिया था। एक बांट दिया था जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा यूनियन टेरिटरी थी लद्दाख। ये आप सभी को पता है, ये देख लीजिए आप, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये दोनों यूनियन टेरिटरी हैं और एरिया आप इनका देख सकते हैं। हालांकि यहां से ये जो एरिया है ये पीओके के अंतर्गत आता है, लेकिन हम अपने मैप में इसको पूरा दिखाते हैं और पाकिस्तान अपने मैप में इसको कट करके दिखाता है। यही है पाक अधिकृत कश्मीर, जहां चाइना अपनी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत सीपेक का निर्माण कर रहा है, और वो इस तरीके से पाकिस्तान से होते हुए कहां जा रहा है, ग्वादर पोर्ट पर। ओके, चलिए फिर धारा 370 और अनुच्छेद 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था, जैसा कि आप जानते हैं, और सरकार ने वहां पर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण करते हुए राज्य के शासन को डायरेक्ट केंद्र सरकार के नियंत्रण में ले आए थे। ये पहली बार था भारतीय इतिहास में जब किसी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, है ना। इसलिए श्रीनगर यहाँ की राजधानी हो गई श्रीनगर, और लद्दाख की लेह हो गई। तो दोनों जगह जो शपथ ग्रहण समारोह हुए वो अलग अलग हुए। श्रीनगर में अलग हुआ और लेह में शपथ ग्रहण समारोह अलग कंडक्ट कराया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कहता है कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का दिन 31 अक्टूबर है, यानी कि इनका जब गठन किया गया वो कब किया गया, 31 अक्टूबर 2019, लेकिन इसकी घोषणा कब कर दी गई थी, 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त को इसके बंटवारे की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन ये 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि को अस्तित्व में आया है।
ठीक है ना। कानून के मुताबिक संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुडुचेरी की तरह होगा कि वहां पर एक विधानसभा का प्रावधान किया गया है, विधानसभा का प्रावधान किया गया है, जबकि लद्दाख गढ़ की तर्ज पर बिना विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी होगा। ओके, तो मतलब जम्मू कश्मीर कैसा होगा, जहां पर एक विधानसभा का अस्तित्व होगा, विधानसभा के चुनाव होंगे, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, इस तरीके से होगा। लेकिन लद्दाख चंडीगढ़ की तरह सीधे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि सीधे केंद्र के द्वारा नियंत्रित यूनियन टेरिटरी होगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था पर यानी कि पुलिस पर, कानून व्यवस्था और पुलिस पर सीधे केंद्र का नियंत्रण हो गया है, जबकि भूमि वहां की निर्वाचित सरकार के अधीन होने की बात की गई थी। जो वहां की लैंड है, वो जो वहां विधानसभा बनेगी, कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में, वो निर्वाचित सरकार के अंतर्गत आएगी, लेकिन कानून व्यवस्था और पुलिस दोनों सेंटर के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि दिल्ली में है। इसके अलावा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा, जैसा कि चंडीगढ़ करता है। आपको पता है कि 24 जून को दिल्ली में जो जम्मू कश्मीर की प्रमुख विपक्षी नेता थे या जो प्रमुख नेता थे, उनकी सबकी मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी। इसको पूरे को गुपकर गठबंधन कहा जाता है। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो नेता हैं, उनकी जो गठबंधन है, उसको गुपकर गठबंधन कहा गया। और विधानसभा चुनाव की जो बात भारत सरकार ने की थी, तो उन्होंने कहा है कि इस गुपकर गठबंधन ने कि जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो, उससे पहले ही आप उसे स्टेटहुड का दर्जा दे दें। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि हम स्टेटहुड का दर्जा उसे तब देंगे जब राज्य जम्मू कश्मीर राज्य में शांति की बहाली हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये मनाया गया है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया गया है। ये दिवस बाघों के संरक्षण के संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिहाज से मनाया जाता है। और देश का, चूंकि भारत देश का राष्ट्रीय पशु है बाघ, इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ और इंटरनेशनल डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसके लिए क्या किया गया था कि 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसे बाघ समिट के नाम से जानते हैं। और क्यों रखी गई थी? क्योंकि दुनिया भर में बाघों की संख्या घट रही थी, इसलिए इन्हें संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रयास शुरू किए गए। और उस प्रयास की कड़ी में 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाघ समिट का आयोजन किया गया। ओके, बाघ का साइंटिफिक नाम होता है पैंथेरा ट्राइगस, और यहीं पर इस पैंथेरा ट्राइगस के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की गई, जब हम विश्व बाघ दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इस सम्मेलन में बाघ की आबादी वाले 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल 13 देश थे, और उन्होंने कहा था कि वो 2022 तक इसकी आबादी को, यानी कि बाघों की आबादी को डबल कर देंगे। लेकिन भारत के मामले में ये 4 साल पहले ही हमने प्राप्त कर लिया। हमने 2018 में ही अपने यहाँ बाघों की संख्या को डबल कर लिया था। इसके अलावा भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था बाघों के संरक्षण को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया, और इसी के अंतर्गत हम टाइगर रिजर्व की कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। टाइगर रिजर्व, अभी आपने करंट की क्लास में पढ़ा था पीछे कि अभी हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा 52वां 52nd टाइगर रिजर्व के नाम में जिसको नामित किया गया है। जल्दी से बताइए, आपको 10 सेकंड का समय दे रहा है, सोच के बताइए, दिमाग लगाइए। राजस्थान से रिलेटेड है ये। चलिए मैं भी आपको बता दे रहा हूं, आप इसका अच्छे से नाम बताइए सही से। चलिए आगे फिर बताते हैं। ठीक है, अभी टोटल भारत में 52 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं। ओके, अब इन टाइगर रिजर्व को हम लोग देखते हैं। अब इस टाइगर रिजर्व को देखें उससे पहले ये देखिए कि भारत में टोटल टाइगर्स की संख्या कितनी है। वो है 2600
96, कितनी, सॉरी 2967, कितनी है 2967, 2967। अब ये देखना है आपको कि किस स्टेट में, देखिए 442, 526, 312, 524, 264, यहां पर इतने इतने बाघों की संख्या है। यानी कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां है, एमपी स्टेट में है, यहां पर है, मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटका में है, और इसके बाद उत्तराखंड में है 442, इसके बाद महाराष्ट्र में है 312, और फिर इसके बाद 264 हैं तमिलनाडु के अंदर। ओके, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं व्हाइट है बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है कि लेस देन 20 की स्थिति यहां पर बनी हुई है ना। जहां जहां ये व्हाइट आप देख रहे हैं, गुजरात में भी देख रहे हैं, यहां मतलब 20 से भी कम बाघ हैं, यहां भी यही पोजीशन है तेलंगाना के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां है, मध्य प्रदेश में है, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए अब समझते हैं कि कौन से टाइगर रिजर्व कहां हैं, इनकी चर्चा करते हैं। तो पूरे 52 टाइगर रिजर्वों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, इनको रट लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। पूरी लिस्ट आपके सामने एक एक करके आएगी, आप इसको रटना शुरू कर दीजिए। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, कर्नाटका के अंदर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है, कहाँ है, उत्तराखंड के अंतर्गत है। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट ये भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। मानस टाइगर रिजर्व आसाम के अंतर्गत है। मेल घाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। पलामू झारखंड के अंदर, इसको पलामू भी कहते हैं, पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के अंतर्गत है। रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा के अंतर्गत है। सुंदरबन, सुंदरबन आप सभी जानते हैं टाइगर रिजर्व है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरला के अंतर्गत है, ये हाथियों के लिए भी बड़ा फेमस है। ओके, यहाँ पर हाथियों का भी संरक्षण किया जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंतर्गत है। बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के अंदर है। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। दुधवा, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। कलाकड़ मुंडाथुराई, ओके, कलाकड़ मुंडाथुराई तमिलनाडु के अंतर्गत टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के अंतर्गत टाइगर रिजर्व है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंतर्गत टाइगर रिजर्व है। इसके बाद ताडोबा अंधेरी, ताडोबा अंधेरी महाराष्ट्र के अंतर्गत टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ याद रखिएगा, ये क्या है, बांधवगढ़, इसमें कंफ्यूजन होगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कर्नाटका को सही आंसर बना देते हैं, नहीं। ओके, ये बांधवगढ़ है जो मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व ऑलरेडी मध्य प्रदेश में है। दंपा टाइगर रिजर्व बहुत पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, मिजोरम के अंदर, ठीक है। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंतर्गत है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, देखिए पेंच मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। पक्के और पक्कुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है, इसे 2018 में यूपीएससी ने पूछा था। नामेरी टाइगर रिजर्व आसाम के अंतर्गत है, ये भी लगभग 2016-17 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंतर्गत है। अनामलाई उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है, और आपने पीछे पढ़ा कि इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में है। सतकोसिया उड़ीसा के अंतर्गत है, ठीक है। और उड़ीसा के अंतर्गत अभी आपने कौन सा पढ़ा था, सिमलीपाल। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कोरिलेट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा कोरिलेट करके चीजों को याद कर पाए। सतकोशिया कहां पर है, उड़ीसा के अंतर्गत है, और सिमलीपाल भी उड़ीसा के अंतर्गत है। काजीरंगा,
काजीरंगा कहाँ है, आसाम के अंतर्गत है। मानस इससे पहले आपने पढ़ा था, वो भी आसाम के अंतर्गत था। इसके बाद नामेरी आपने पढ़ा, वो भी असम के अंतर्गत टाइगर रिजर्व है। अचनाकमार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है, अचनाकमार छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का इंद्रावती भी अभी आपने पढ़ा था। इसके अलावा उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत टाइगर रिजर्व है। डांडेली अंसी टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंतर्गत है। कर्नाटका में अभी आपने भद्रा भी पढ़ा था, भद्रा टाइगर रिजर्व। एक नागरहोल टाइगर रिजर्व भी कर्नाटका में है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से याद रखना है। मुडुमलाई, मुडुमलाई तमिलनाडु के अंतर्गत है। और तमिलनाडु का आपने कौन सा पढ़ा है, जल्दी से बताइए। अभी आपने अनामलाई भी पढ़ा है, तो ये याद रखना, अनामलाई, मुडुमलाई, ये सब तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हैं। नागरहोल अभी आपने ऊपर पढ़ा था भद्रा के साथ और डांडेली अंसी के साथ, ये कर्नाटका का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट में परम्बिकुलम, परम्बिकुलम केरला का टाइगर रिजर्व है। केरला का दूसरा टाइगर रिजर्व बताइए जो भी आपने पढ़ा है जल्दी से। पेरियार टाइगर रिजर्व, केरला के अंतर्गत पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जल्दी से बताइए, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है। महाराष्ट्र का एक और कोई टाइगर रिजर्व बताइए आप। पेंच टाइगर रिजर्व, ओके। इसके अलावा मेलघाट टाइगर रिजर्व। इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। कवल, कवल ये जहां तक एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो तेलंगाना के अंतर्गत आता है, ओके। ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है कांवल, इसलिए इसको याद रखना है। सत्यमंगलम तमिलनाडु के अंतर्गत है। सत्यमंगलम तमिलनाडु का और कौन कौन सा है, अभी आपने पढ़ा था पेरियार, पेरियार। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान के अंतर्गत है। और मुकुंदरा हिल्स के अलावा और कौन कौन सा पढ़ा था आपने अभी, रणथंभौर, रणथंभौर, ओके। नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, ओके। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व है। अमराबाद तेलंगाना का टाइगर रिजर्व है। इसका मतलब तेलंगाना में दो टाइगर रिजर्व हो गए, एक कांवल और दूसरा अमराबाद, कांवल और अमराबाद। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। और अभी आपने कौन सा पढ़ा था एक उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व, दुधवा, दुधवा टाइगर रिजर्व। बोर 2014 महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व है। राजाजी 2015 में टाइगर रिजर्व बना, उत्तराखंड का टाइगर रिजर्व है। ओरंग 49वां टाइगर रिजर्व है, कभी कभी अब ऐसे भी पूछ लिया जाता है। 49वां टाइगर रिजर्व है, ये आसाम के अंतर्गत है। कामलांग 2016 में से 50वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। कामलांग अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। 51वां टाइगर रिजर्व श्रीविल्लिपुथूर मेघामलाई है जो तमिलनाडु में है। इसे 2021 में 51 टाइगर रिजर्व के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया। और 52वां और अंतिम टाइगर रिजर्व जो भी भारत में है वो रामगढ़ विषधारी को बनाया गया है, जिसकी लोकेशन राजस्थान में है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने करंट अफेयर के लेक्चर में भी की थी। तो ये टोटल 52 टाइगर रिजर्व हैं, इनको आपको रटना है, ठीक है ना, याद करना है कि ये 52 टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है। आप ये ना भी याद कर पाए कि कौन सा टाइगर रिजर्व कब बना है, कोई बात नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पर स्टेब्लिश है। और लास्ट के जो ये 5 टाइगर रिजर्व हैं यहां से ये इनका पता होना चाहिए कि ये कब बनाए गए। 2015 में राजाजी, ओरंग 2016 में, कामलांग दोनों एक साथ बनाए गए थे 2016 में, और 2021 में 2 और बना दिए गए, श्रीविल्लिपुथूर मेघामलाई तमिलनाडु के अंतर्गत और रामगढ़ विषधारी 2021 में राजस्थान के अंतर्गत। ओके, तो ये आपके 52 पूरे टाइगर रिजर्व हो गए और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
भारत द्वारा यूएनएससी की अध्यक्षता, अभी हाल ही में भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है, जो जिसे वो 1 अगस्त से संभालेगा। ओके, भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता एक ऐसे वक्त में संभालने जा रहा है जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाने वाला है। यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता चूंकि भारत को मिली हुई है, और भारत की जो अस्थायी सदस्यता है वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई है, और ये 2 वर्ष के लिए है। ये चलेगी 31 दिसंबर 'सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस'। ओके, हमारी जो इंडिया की अस्थायी सदस्यता है वो 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुई है, और ये कार्यकाल 2021-22 के लिए रहेगा, और ये हमारी पहली अध्यक्षता है। ओके, हमने पहली बार यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में जो यूएनएससी की अध्यक्षता है उसकी जिम्मेदारी अब हमें मिली है। भारत को अगले दिसंबर में फिर से सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की कमान मिलेगी, दिसंबर 2021 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 जो अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं, उनमें से एक है यूएनएससी। जब आप आईआर पढ़ेंगे तो आपको यूएन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी पढ़नी पड़ेगी। ओके, इसको आप देख लीजिएगा कौन कौन से 6 अंग हैं। नहीं आएंगे तो आपकी बार जब यूएनएससी का कोई टॉपिक आएगा तो मैं आपको इसकी डिटेल चर्चा कर दूंगा, क्योंकि करंट में इतना समय नहीं होता है कि इसकी पूरी डिटेल चर्चा की जाए। लगभग इसमें ये 15 से 20 मिनट का एक टॉपिक है पूरा यूएनएससी के लिए, ठीक है ना। तो वो आप आईआर में पढ़ेंगे, बट आप बेसिक यहाँ समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के टोटल 6 अंग हैं, उनमें से एक है यूएनएससी, ठीक है ना। उसमें से एक उसकी परिषद भी है ना, और आर्थिक और एक आर्थिक इसका इकोनॉमिक वो भी है, ठीक है ना। दुनिया इसका प्रमुख काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। जो यूएनएससी है उसका काम क्या है? शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए बदलावों को जोड़ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में चूंकि हम बदलाव की मांग कर रहे हैं, बहुत सारे देश संयुक्त राष्ट्र में बदलावों की मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर संयुक्त राष्ट्र में कोई बदलाव किया जाएगा, कुछ नया सदस्य किसी को जोड़ना है या उसके चार्टर में कोई बदलाव करना है, तो इसमें यूएनएससी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह परिषद दुनिया भर के देशों में शांति मिशन भेजती है, और अगर दुनिया के किसी हिस्से में सैन्य कार्रवाई की जरूरत होती है तो यह एक संकल्प पारित करके वहां सैन्य कार्रवाई की भी मंजूरी देता है। यूएनएससी के 5 परमानेंट सदस्य हैं। कौन कौन हैं बताइए? यूएसए, रशिया, इन दोनों को तो याद रखना है, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। इसके बाद रशिया के साथ देता है चाइना,
और फिर यूरोप से 2 देश हैं, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ओके, एशिया से जो प्रतिनिधित्व करता है वो चाइना करता है। यूरोप से 3 देश हो जाते हैं और अमेरिकन कॉन्टिनेंट से यूएसए करता है। अफ्रीका से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, लैटिन अमेरिका से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 56 साल बाद भारत बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक की शुरुआत दोबारा से की गई है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच में हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी में रेल मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का यातायात संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। 1 अगस्त को ये किया गया, ठीक है ना। यहाँ से एक मालगाड़ी भेजी गई थी दमदीम स्टेशन से, जिसमें पत्थर लादकर भेजे गए थे। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था तब इस बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और फिर जब ये पाकिस्तान बना था तो उस समय तक भारत में से और पूर्वी पाकिस्तान तक 7 रेल लिंक थे जो चालू थे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो दोनों देशों से रेल सेवाओं को बंद कर दिया गया। अब हालांकि हम धीरे धीरे इनको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में हमने 4 रेल लिंक जो हैं उनको बहाल कर लिया है। पेट्रापोल बेनापोल को, गेदे से दर्शन तक, सिंघाबाद से रोहनपुर तक और राधिकापुर से बिरोल तक। इसमें जो पहले स्टेशंस के नाम लिखे हुए हैं ये भारत के रेलवे स्टेशन हैं, और जो बाद में लिखे हुए हैं वो बांग्लादेश के स्टेशंस के नाम हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इस लिंक के माध्यम से भारत बांग्लादेश को क्या क्या भेजता है? पत्थर, बोल्डर, ठीक है ना, खाद्यान्न, ताजे फल, रासायनिक उर्वरक, प्याज, मिर्च, लहसुन, अदरक, फ्लाई ऐश, मिट्टी, चूना पत्थर, लकड़ी आदि का निर्यात करता है। और इस रेल लिंक कनेक्टिविटी के जरिए भारत बांग्लादेश रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही दोनों बायलैटरल ट्रेड को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इससे बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने से क्या हो रहा है कि जो क्षेत्रीय व्यापार है इसको प्रोत्साहन मिल रहा है, और दोनों देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। आपको पता है दोनों ही देश डेवलपिंग कंट्रीज हैं। कैसे कंट्रीज हैं? डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो दोनों देशों को इस क्षेत्रीय व्यापार में बायलैटरल ट्रेड करने से दोनों ही देशों को इकोनॉमिकल और सोशल जो डेवलपमेंट है इसके बेनिफिट मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। जम्मू कश्मीर राज्य ने अभी हाल ही में कहा है कि जिन नागरिकों को पुलिस की एडवर्ड रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है ना, उनको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा और ना ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या है ये मुद्दा, इसको समझते हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अभी हाल ही में एक फैसले के जरिए कहा है कि जिन नागरिकों पर उन्हें पासपोर्ट के लिए पुलिस से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला, जब आप पासपोर्ट लेने जाते हैं तो पुलिस से आपको एक सिक्योरिटी जो क्लियरेंस होता है वो लेना पड़ता है। सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है। उनको पासपोर्ट देना नामंजूर कर दिया जाएगा जिनको ये सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगा, और उन्हें कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में, ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा के खिलाफ दुर्भावना के साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं या उनमें संलग्न है, जैसे कि पत्थरबाजी होती है, स्टोन प्लेटर्स जो लोग हैं, ठीक है ना, उनके खिलाफ ये कार्यवाही बेसिकली की जाएगी। मैप आपने देख ही रखा है, 2 भागों में बट गया है जम्मू कश्मीर, JNK का हिस्सा और लद्दाख का हिस्सा। यहाँ पर लेह है और यहाँ पर श्रीनगर है। इसके साथ ही CID-SB कश्मीर यानी कि CID स्पेशल ब्रांच कश्मीर ने सभी फील्ड यूनिट्स को यह निर्देश दिया है कि पासपोर्ट सेवा, गवर्नमेंट सर्विसेज स्कीम्स का लाभ देने के लिए होने वाले सत्यापनों के दौरान कानून और व्यवस्था से जुड़े मामले, पत्थरबाजी से जुड़े मामले और राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले लोगों की सुरक्षा मंजूरी ना दी जाए। मतलब कि जो लोग कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में रजिस्टर्ड हैं, पत्थरबाजी के मामलों में रजिस्टर्ड हैं और राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ के मामले में रजिस्टर्ड हैं, उनको इस तरह की मंजूरी ना दी जाए। ठीक है ना। ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेगा जम्मू एंड कश्मीर? वो CCTV फुटेज से करेगा, वीडियोस से करेगा, फोटोग्राफ से करेगा, ऑडियो क्लिप्स निकालेगा। पुलिस के पास और भी जो कोई इमेजेस अवेलेबल हैं या डिजिटल साक्ष्य अवेलेबल हैं उनको इकट्ठा करेगा। इस तरीके से लोगों की पहचान की जाएगी।
इसमें महबूबा मुफ्ती की भी जो पहचान की गई है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, इनको भी पुलिस के द्वारा एडवर्ड रिपोर्ट दिया गया है, इसीलिए इनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है। ओके, हालांकि इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको अपनी सीमा से बाहर होने का मामला बताया और उसने कहा कि ये हमारी परिधि से बाहर का मामला है। तो अब आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन या इस चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गंगा बेसिन में शहरों को जल संवेदनशील बनाने की पहल। यानी कि जो गंगा बेसिन है उत्तराखंड से लेकर और वेस्ट बंगाल तक, जो भी शहर इस गंगा नदी के किनारे आते हैं और इसकी नदियों से संबंधित जो क्षेत्र आता है उसी को बेसिन कहते हैं। ओके, तो इसके जो किनारे शहर आते हैं उनको क्या बनाना है, जल संवेदनशील बनाना है। हाल ही में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के सहयोग से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा बेसिन में शहरों को जल संवेदनशील बनाने के लिए नई क्षमता निर्माण की पहल का शुभारंभ किया गया है। किस मिशन के तहत किया गया है इसको? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के तहत गंगा बेसिन शहरों में बेहतर नदी स्वास्थ्य के लिए, मतलब कि वहां पर जो नदियां बहती हैं वो बेहतर तरीके से बह सकें, उनका जो हेल्थ है वो अच्छा रहे, उनके जो पानी की क्वालिटी है वो अच्छी रहे, इसके लिए स्थायी शहरी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण किया जाएगा, उसकी कार्यवाही की जाएगी और उस पर रिसर्च का काम किया जाएगा। ओके, अब ये देख लेते हैं CSE क्या है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। क्या है ये एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी अनिल अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? अनिल अग्रवाल के द्वारा। ठीक है ना, ये इसकी वेबसाइट है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसका मुख्य केंद्र क्या है? इस योजना के तहत क्या क्या कवर किया जाएगा? एक तो जल संवेदनशील शहरी क्षेत्रों का डिजाइन बनाया जाएगा और इस योजना को रूप दिया जाएगा। शहरी जल दक्षता को बढ़ाना और उनका संरक्षण करना, शहरी जलों का संरक्षण करना। योजना को पूरी तरीके से विकेंद्रीकृत किया जाएगा और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणालियां भी बनाई जाएंगी। स्थानीय रूप से इस जल का पूरी तरीके से उपयोग किया जाएगा। शहरी भूजल प्रबंधन किया जाएगा। शहरी जल निकाय या झील जो होंगे उनका प्रबंधन भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। ओके, जल प्रबंधन कैसे होता है इस फिगर से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस स्कीम के तहत और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो चलाई जा रही हैं नमामि गंगे मिशन के तहत, उनको ऐड किया जाएगा। किनको किनको? अमृत मिशन को ऐड किया जाएगा। स्मार्ट सिटीज का जो मिशन है उनको, जो 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही है उनको ऐड किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन को ऐड किया जाएगा। हृदय स्कीम है, इसको ऐड किया जाएगा। ओके, हृदय स्कीम, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। फिर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को भी इसके अंतर्गत, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन को भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है ना। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा जो गंगा बेसिन के राज्य हैं या शहर हैं उनके स्तर पर अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन योजना और जल शक्ति जो योजना है, इन अभियानों को भी उसमें अप्लाई किया जाएगा ताकि जल का बेहतर संरक्षण और बेहतर प्रबंधन किया जा सके। इसके बाद पहला जो उसका पॉइंट है कि जल संवेदन शहरी डिजाइन और योजना क्या होगी, तो ये इसमें क्या होगा, ठीक है ना। अब ये अगर एक पॉइंट को देखेंगे तो ये एक उभरता हुआ शहरी विकास प्रतिमान है, एक नया बिंदु है जिसको शहरीकरण की प्रक्रिया में आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण और शहरी विकास में जो हाइड्रोलॉजिकल प्रभाव होते हैं उनको कम करना इसमें शामिल होता है। इसके अंतर्गत जल का इष्टतम प्रयोग किया जाता है जिससे कि शहरी क्षेत्रों की जो योजनाएं हैं और जो उसका डिजाइन है वो इस तरीके से बेहतर तरीके से बनाया जा सके ताकि शहर के अंदर जल का अधिकतम उपयोग संभव हो पाए। इसके अलावा जो शहर के बाहर नदियां हैं या जो शहर के बाहर खाड़ियां हैं, समुद्र हैं, उनके भी होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। फिर संपूर्ण जल प्रणाली को, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे जल बहाव हो या सीवेज हो, ठीक है, या जिस जल का पुनर्चक्रण किया जाता है, उन सारे जल प्रणालियों का जो मैनेजमेंट है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए और उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल बैंकिंग। क्या है ये डिजिटल बैंकिंग? सरकार ने डिजिटल बैंकिंग को जो बढ़ाने के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं को और डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स की सुविधा को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। इसलिए आज हम डिजिटल बैंकिंग की चर्चा कर रहे हैं करंट में। ओके, आप समझते हैं एक एक करके कि डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, डोर स्टेप बैंकिंग क्या होती है, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। देखिए, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके माध्यम से बैंक आपको लोनिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है। ओके, फिर समझते हैं डिजिटल बैंकिंग क्या होती है। ये डिजिटल बैंकिंग को आप ऐसे समझिए, जो भी आप ट्रेडिशनल बैंकिंग करते हैं, जो भी आप पारंपरिक बैंकिंग करते हैं, उनकी वो सारी सेवाओं को डिजिटलाइज कर दिया जाए, वही है डिजिटल बैंकिंग। ओके, और वो सारी सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाए। इसमें क्या क्या आएगा? आप जैसे पारंपरिक रूप से क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, बैंक को चेक देते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं, बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं, बैंक के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं उनको आप खरीदते हैं, उनके लिए अप्लाई करते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन मिलता है आपको, आप बिल पे कर सकते हैं। तो ये सारी गतिविधियां आप डिजिटल होकर भी आप कर सकते हैं, जो गतिविधियां ये पारंपरिक रूप से आप बैंक को अपने ग्राहकों को सुविधाएं देती हैं। तो अब इन्हीं सारी गतिविधियों का, मनी डिपॉजिट्स को, विड्रॉल को, ट्रांसफर को, चेक को, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करना, लोन मैनेजमेंट, बिल पे अकाउंट करना, है ना, और भी जो भी आपके अकाउंट की सर्विसेज हैं, इनको सबको आप डिजिटल माध्यम से आप कर पाएं, ये पूरी है, यही पूरा है डिजिटल बैंकिंग। ओके, लेकिन डिजिटल बैंकिंग की चुनौतियां भी हैं। ऐसा नहीं कि डिजिटल बैंकिंग करना आसान है, और ये ऐसा भी नहीं कि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप डिजिटल बैंकिंग करने में असमर्थ हैं। नहीं, आपको शिक्षित होना भी पड़ेगा। लोगों को इसके उपयोग के लिए शिक्षित होना भी जरूरी है। शिक्षित का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, साक्षरता दर से इसका संबंध तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपको डिजिटल साक्षरता की भी आवश्यकता होगी, डिजिटल लिटरेसी की भी आवश्यकता होगी। डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत क्या होगा कि आपको स्मार्टफोन चलाने आने चाहिए, आपको स्मार्टफोन के अंदर बैंकिंग को यूज करना आना चाहिए, एसएमएस बैंकिंग को यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना, आपको डिजिटल लेन देन करना आना चाहिए। तो ये सारा क्या है, यही है डिजिटल लिटरेसी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा जब आप डिजिटल रूप से भुगतान कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी डेटा सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना आना होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के कॉल्स आपके पास आ रहे हैं, क्या बैंकिंग सर्विसेज आपको कॉल कर रही हैं, या आप किसी भी प्रकार की एटीएम धोखाधड़ी में फंस रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें होती, तो डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। ओके, इसके अलावा भी बैंकिंग से रिलेटेड जो डिजिटल बैंकिंग है उसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं, जैसे ईज सुधार एजेंडा। ओके, इसमें क्या है, इसके तहत सरकार और जो पब्लिक सेक्टर की बैंक हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। ओके, और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है जिसने इसकी संकल्पना दी थी ईज सुधार की। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक अच्छी, स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होता है। इसके अंतर्गत आप ये समझिए कि बैंकों के बीच में डिजिटल प्रतिस्पर्धा लानी होती है ताकि वो अपने रिफॉर्म इंडेक्स को बढ़ा सके। ये एक प्रकार का इंडेक्स होता है जो ईज के तहत इसको निकाला जाता है कि बैंकों के बीच में क्या कंपटीशन है और किस तरीके के उन्होंने सेवाएं उपभोक्ताओं को दे रखी हैं। इसके अलावा ये एनपीए के समाधान पर भी जो पब्लिक सेक्टर्स के बैंक्स हैं उनके प्रदर्शन की बात करता है। अब क्या होता है ईज, इनहेंस एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस। ईज का फुल फॉर्म क्या है, इनहेंस एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए, कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी बैंक कितना कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा है, ठीक है ना, फिर कौन सा बैंक रिस्पॉन्सिबल बैंक है, ये सारे काम बैंकों को करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सा बैंक क्रेडिट की बात कर रहा है, क्रेडिट ऑफ टेक। इसके अलावा उद्यम मित्र फॉर एसएमईज के लिए
जो लोनिंग की व्यवस्था है, इसके अलावा डिजिटलाइजेशन, इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके लिए कितने कार्य हो रहा है, कौन सा पीएसबी कार्य कर रहा है, कितने अच्छे से कर रहे हैं, और फिर गवर्नेंस या सुशासन या ह्यूमन रिसोर्स को लेकर कितने अच्छे से आउटकम्स मिल पा रहे हैं, इन सब को मिलाकर बनती है ईज इंडेक्स। और ईज सुधार यही है कि इन क्षेत्रों में जब सुधार किया जाएगा तो ईज सुधार अपने आप होने लगेगा। इनहैंस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस। ओके, इसके बाद एनपीए क्या होता है? आपने एनपीए भी सुना, नीचे एनपीए के लिए भी ये सुझाव देते हैं। तो एनपीए ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं जिन्हें बैंक क्या मानता है? बैड लोन्स मानता है, और 90 डेज तक जब कोई पेमेंट बैंक को नहीं मिल पाता है वापस, तो वो उसको, उस डेप्ट को, उस कर्ज को क्लासिफाई कर देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में। ओके, फिर इसके अलावा उत्तरदायी बैंकिंग, रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल बैंकिंग, ग्राहकों की जो फीडबैक है, क्रेडिट ऑफ टेक, उद्यमी मित्र के रूप में जो एमएसएमईज का क्रेडिट प्रबंधन है, जो सिडबी पोर्टल के द्वारा भी किया जाता है, वो कैसे कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, इनकी भी चर्चा की जाती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाती है, जो अभी आप पीछे चार्ट में देख रहे थे। डिजिटलीकरण की बात की जाती है, शासन की बात की जाती है, और मानव संसाधन की बात की जाए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाती है। ओके, इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाता है। डायल एंड लोन, आप कॉल करिए और लोन की बात करिए। फिनटेक, ई व्यापार कंपनियों से साझेदारी की जाती है। आप देखते हैं कई सारी बैंकों के साथ डिजिटलाइज, आप जो ई व्यापार आप फ्लिपकार्ट खोलिए, आप देखिए उस पर कई सारे बैंकों के ऑफर आते रहते हैं, है ना। कई सारी बैंकों के लिए क्रेडिट लाइन भी उसमें दी रहती है। आप अमेजोन खोलिए, उसमें अलग अलग बैंकों, तो ये सारा क्या है? ये है क्रेडिट एट क्लिक। उसमें ईएमआईज की भी व्यवस्था होती है, क्रेडिट कार्ड की भी। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपकी इजी ईएमआई बन जाती है। तो यही सारा काम है इसके अंतर्गत। कृषि ऋण में तकनीकी का प्रयोग, आपको पता है केसीसी के अंतर्गत जैसे कि कार्ड दे दिया गया है, ठीक है ना। ईज बैंकिंग आउटलेट, आप बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है उनके अलावा भी कुछ आउटलेट्स बना लेना। जैसे अभी आपने देखा होगा एसबीआई क्लिक के बहुत सारे आउटलेट बने हुए हैं, उसमें पैसा निकालना, पैसा जमा करना, चेक डालना, ठीक है ना, पासबुक प्रिंट करना, ये सारा काम अब आप बैंक शाखा में ना जाकर इन आउटलेट से भी कर सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष में सुधार के रूप में राज्य द्वारा संचालित बैंक, यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक है, पीएसबीज हैं, जो गैर बैंकिंग फर्मों के साथ सह ऋण, डिजिटल कृषि वित्त पोषण, सहक्रियाओं और 24/7 बैंकिंग सुविधाओं के लिए तकनीकी लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। इसके अलावा दूसरा है पीएसबी लोन sin 59minute.com। ये क्या है? इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने के लिए ये ऑनलाइन अनुमोदन के लिए इसको शुरू किया गया है। ओके, फिर व्यापार में जो छूट प्रणाली होती है उसके लिए एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। एमएसएमईज के लिए जो ऑनलाइन बिल छूट दी जाती है उसके लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म्स का यूज करना शुरू कर दिया गया है। बिल डिस्काउंट क्या होता है या छूट क्या होता है? एक व्यापारिक गतिविधि होती है जिसके तहत एक चालान भरा जाता है और उस चालान का भुगतान किसी यानी कि बैंक या वित्तीय संस्थान को बेचे जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाता है। यानी कि ये चालान होते हैं वो किसी बैंक को या किसी फाइनेंसर को बेचे जाते हैं। इसके अलावा क्या सुधार किया है? आप देखिए, जो लोग पेंशन लेते थे उनको जीवन प्रमाण पत्र के लिए बैंक शाखा जाना पड़ता था, तो ऐसे पेंशन भोगियों के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा भी दे दी गई है। डोर स्टेप बैंकिंग क्या होती है, इसकी सुविधा भी दे दी गई है। पीएसबी अलायंस, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक के जो अलायंस है या जो भी पीएसबीज हैं, और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं, जिसको ग्राहकों को घर बैठे ही बैंकिंग सेवाएं दी जा सकती हैं। यानी कि ग्राहक अपने घर में बैठकर जितनी भी प्रमुख बैंकिंग सेवाएं हैं या लेन देन है उनका लाभ उठा सकते हैं, लेन देन की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में जो डिजिटल बैंकिंग है उसका क्या स्टेटस है? भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक के लगभग 72% लेन देन को, वित्तीय लेन देन को डिजिटल बैंक चैनलों के माध्यम से किया जाने लगा है। डिजिटल चैनलों पर सक्रिय ग्राहकों की संख्या 2019-20 में 3.4 करोड़ थी और 2020-21 में ये संख्या 7.6 करोड़ पहुंच गई है।
घरेलू और मोबाइल चैनलों के माध्यम से किए गए वित्तीय लेन देनों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2018-19 में 29% थी और ये बढ़कर 2020-21 में 76% हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में लोग डिजिटल बैंकिंग की तरफ अब तेजी से मूव कर रहे हो। आप भी अपने फोन में यूपीआई रखते होंगे, बहुत सारे बैंक गूगल पे यूज करते होंगे, पेटीएम यूज करते होंगे, तो ये सब क्या है, ये सब डिजिटल बैंकिंग के ही एग्जाम्पल हैं। डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से का जो माध्यम है, इसको बढ़ाने के लिए भारत को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना पड़ेगा, मशीन लर्निंग को और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी जो नई तकनीकें हैं इनसे भी अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा अपने आप को। ये आधुनिक तकनीकें हैं जो इंटरनेट बैंकिंग को या किसी भी तकनीकी को इम्प्रूव करने के लिए आगे आई है। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा आर्थिक उदारीकरण के अभी हाल ही में 30 वर्ष गुजरे हैं, जिस पर कि भारत जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उन्होंने, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस 30वीं वर्षगांठ पर उन्होंने वर्तमान में जो भारत की आर्थिक स्थिति है उस पर चिंता व्यक्त की है। तो क्या चिंता व्यक्त की है? उन्होंने कहा है कि जो ये कोविड-19 महामारी के कारण जो आज आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है वो 1991 का जो आर्थिक संकट था, जैसा कि आप जानते हैं, उसकी तुलना में ये अधिक चुनौतीपूर्ण है। ओके, अब इसमें क्या है कि इस समय जो देश है, भारत है, इसको सभी लोगों को गौरवपूर्ण जीवन यानी कि गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित कराना अपने आप में एक चुनौती हो गया है। खास तौर से जो प्राथमिक क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको। ओके, तो इसलिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिंता एक चर्चा का विषय बन गई है। तो ये चर्चा का विषय है, तो इसको आप समझ लीजिए कि ये क्या है। तो 1991 का जो आर्थिक संकट था और उसमें जो सुधार हुआ वो क्या था, आप सभी जानते हैं कि आर्थिक संकट के अंतर्गत हमने एलपीजी सुधार किए थे। बेसिकली 1991 का आर्थिक संकट एक भुगतान संतुलन है, बीओपी है, जिसका सामना भारत को करना पड़ा था। और क्या था ये भुगतान संतुलन कि भारत के पास मात्र 2 सप्ताह का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। मतलब कि भारत सिर्फ 2 सप्ताह तक ही अपने आयात के वित्त पोषण कर सकता था। इसका मतलब ये जो था, यानी कि हमारा जो राजकोषीय घाटा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसी दौरान जो खाड़ी युद्ध थे जो हो रहे थे 1991 और 1991 के तहत, तो इस समय क्या हो रहा था कि तेल कीमतों में भी भारी वृद्धि हो रही थी। और आपको जैसा कि पता है कि भारत लगभग अपना तेल का 80% तेल, टोटल तेल का खपत का, वो बाहर से ही लेता है, आयात करता है। तो ये एक बड़ा रेशियो है जिसको भारत को पैसा देना पड़ता है। अब भारत के पास सिर्फ 2 सप्ताह का ही पैसा बचा था कि वो अपने आयातों को जारी रख सकता था। इसके अलावा कि मुद्रा जो स्फीति की स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। देश में जो मुद्रा आपूर्ति थी वो तेजी से वृद्धि हो रही थी और देश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही थी। मुद्रा स्फीति की दर 6% से बढ़कर 16% के आसपास चली गई थी 1991 में। फिर जो 1991 का जो आर्थिक संकट था उससे निकलने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने एलपीजी की नीति का सहारा लिया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल को आधार बनाया। और उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जो अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बने, 2004 से 2014 तक रहे। तो इन्होंने ही पूरा इसको डिजाइन किया था, इसको फ्रेम किया था एलपीजी मॉडल को। क्या है एलपीजी मॉडल में? तो एक तो उदारीकरण के अंतर्गत क्या समझ सकते हैं कि जैसे हम परमिट व्यवस्था चलाते थे, लाइसेंस व्यवस्था चलाते थे, हम कुछ टैरिफ लगाते थे, ठीक है ना, इन चीजों में क्या कि हम कमी करें, यानी कि हम उदार हो जाएं। ठीक है, तो ये उदारीकरण हो गया। निजीकरण का मतलब क्या है कि हम सिर्फ मार्केट का रेगुलेशन करें और मार्केट को निजी हाथों में छोड़े, यानी पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ थोड़ा सा झुकाव बढ़ाएं। बैंकिंग रिफॉर्म करना पड़ा हमें उसके लिए। अभी जब बैंकिंग के सेक्टर में आप पढ़ेंगे इकोनॉमी में तो इसको समझेंगे, बैंकिंग रिफॉर्म करने पड़े आपको। वैश्वीकरण का मतलब था कि आपने एफडीआई, एफआईआई और जो विनिमय दर थी पैसे की उसको बनाया, सुधारा और इन नीतियों को उदार बनाया ताकि भारत में विदेशी कंपनियां आकर व्यापार कर सकें और भारत की कंपनियां विदेशों में या दूसरे देशों में जाकर कार्य कर सकें। तो ये है वैश्वीकरण। तो 3 स्टेजेस पे काम हुआ था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। फिर वर्ष 1991 और मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि वर्ष 1991 से और 2011 के बीच में, ओके, मतलब कि
2001 और 2011, 2 दशक तक उच्च आर्थिक समृद्धि भी इसमें देखी गई थी। इन सुधारों का परिणाम था कि 1991 से 2011 तक जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट थी, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जिसके बारे में आपने कल पढ़ा है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बताती है? ये बताती है मात्रात्मक परिवर्तन को। कल पढ़ा था आप लोगों ने इसको? नहीं पढ़ा है तो फिर से वीडियो को जाके देखिए, और भूल गए तो रिवाइज करिए। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बताती है? मात्रात्मक परिवर्तन को बताती है। तो ये इस नीति का ही परिणाम था कि जो उच्च आर्थिक वृद्धि थी वो बढ़ती रही, और 2005 से 2015 तक एक बड़ी मात्रा में गरीबी की जो संख्या थी लोगों की, उससे उन लोगों को बाहर निकाला गया। ओके, अब वर्ष 2021 का संकट क्या है जो वर्तमान में चल रहा? अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 2021 में 12.5% और 2022 में 6.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ओके, हालांकि महामारी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और जो गिरावट होगी उससे गरीबी में भी बढ़ोतरी होगी। बेसिक चिंता मनमोहन सिंह की यही थी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी से लोगों को बाहर निकाला गया था, इस लॉकडाउन के कारण या जो इस वर्तमान सरकार है उसकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण लोग फिर से कहाँ चले जाएंगे? गरीबी में चले जाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्र पिछड़े जा रहे हैं। इससे अगर ये पिछड़ते हैं तो फिर से हमारी आर्थिक प्रगति धीमी पड़ जाएगी। महामारी के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खो दी है, अपने लोगों को खो दिया है, कई सारे लोगों ने अपनी आजीविका को भी खो दिया है। इंस्पेक्टर राज और ई कॉमर्स संस्थाओं के लिए जो नीति है उसको फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। भारत में जो राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण संबंधी जो योजना थी, भारत जब रिजर्व बैंक से पैसा ले लेता था, उधार ले लेता था लाभांश के रूप में जो रिजर्व बैंक के पास रहता था, अब वो पैसा निकालने की भी स्थिति भारत के पास आ गई है। प्रवासी श्रम संकट भी हो गया है। क्यों? क्योंकि अब दूसरे देशों में भी जो भारत का जो लोग थे जो वहाँ श्रम करते थे, जैसे खाड़ी देशों में, यूएसए में, वहाँ से रेमिटेंस भारत को भेजते थे, उसमें भी रुकावट शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि हर देश में क्या हो रहा है कि जो रोजगार है वो घटा है, और उन्होंने दूसरे देशों के लिए जो रोजगार की जो अपने यहाँ जो श्रम कानून थे उनमें परिवर्तन किया है कि वहाँ के जो दूसरे देश के लोग आए वो किस प्रकार से हमारे देश में आकर, जैसे कि अभी यूएस ने अपने वीज़ा पॉलिसी में चेंज किया है। H1 जो वीज़ा होता है जो यहाँ के लोग काम करने के लिए यूएसए में लेते हैं, उसमें उसने चेंज कर दिया है। तो भारतीयों को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारतीय विदेश व्यापार नीति फिर से व्यापार उदारीकरण पर संदेह करने लगी है। क्यों? क्योंकि भारत फिर से एक क्या कहते हैं, हम अपनी जो उदारीकरण वाली व्यवस्थाएं थी उससे पीछे हट रहे हैं। अभी इसका हाल ही में एक उदाहरण देखने मिला है कि हम RCEP से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि इसकी कुछ पॉलिसियां भारत के पक्ष में नहीं है, लेकिन विश्व में इसका मैसेज अच्छा नहीं गया है। तो भारत में इससे FDI प्रभावित हो सकता है, FII भी प्रभावित हो सकता है। तो देखिए, हर पक्ष के दो पहलू होते हैं। आप इसको दोनों पक्ष से किसी भी मेंस की आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। एक पक्ष ये है कि इसकी कुछ नीतियां भारत के पक्ष में नहीं थी, तो भारत ने अपने राष्ट्रीय जो हित हैं उनको साधने के लिए इससे बाहर निकल आया, और इससे भारत अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति है या स्वतंत्र आर्थिक नीति है उसका भी निर्वहन कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी इसके नेगेटिव पॉइंट में डाल सकते हैं कि इस फैसले से भारत की जो व्यापार उदारीकरण की छवि थी उसको बहुत तेजी से धक्का लगा है। इससे भारत में FDI और FII जैसे जो निवेश मॉडल थे वो प्रभावित हो सकते हैं। आगे क्या किया जा सकता है? आगे ये किया जा सकता है कि जैसे 1991 में हमने आर्थिक सुधार किए थे, उससे हमें उस समय के आर्थिक संकट से उबरने में मतलब
सहायता मिली थी। इसी तरह हमें नए सुधार एजेंडे की रूपरेखा बनानी चाहिए। जीडीपी को पूर्व जो महामारी से पहले की जो जीडीपी स्तर था उसको हमें वापस लाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो जो हम कोविड के अंदर दाखिल हो रहे थे उससे पहले की ग्रोथ रेट हम पा पाएं और जो खास तौर से 2005 से 2013 तक जो हमारी ग्रोथ रेट रही है, जो हाई ग्रोथ रेट का समय जो रहा है, उस समय को हम वापस से पा पाए, तब तो ये हमारा जो आर्थिक संकट है ये इससे हम उबर सकते हैं। फिर है गामा किरण विस्फोट। ये क्या होता है? चलिए गामा किरण विस्फोट की चर्चा करते हैं। गामा रेज ब्रस्ट। हाल ही में खगोलविदों के एक समूह ने उच्च ऊर्जा विकिरण के एक बहुत ही कम अवधि के ऐसे शक्तिशाली विस्फोट का पता लगाया है जिसे गामा रे ब्रस्ट यानी कि GRB के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 1 सेकेंड तक हुआ। ये घटना 26 अगस्त की है और इसे नासा ने फर्मी गामा किरण स्पेस टेलीस्कोप था उसके थ्रू इसको पता किया है। ऐसी घटनाएं बेसिकली बहुत शक्तिशाली घटनाएं होती हैं जो कई अरब वर्षों में इनका पता लगता है या कई अरब वर्षों बाद इनकी पता चलती है। ये एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष में 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं, यानी कि एक प्रकाश की किरण एक पृथ्वी वर्ष या 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की जब यात्रा करती है तो उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलविद उन्हें 2 सेकेंड से अधिक या कम समय तक चलने के आधार पर लंबा या छोटा वर्गीकृत करते हैं। अगर ये जो घटना थी 2 सेकेंड से ऊपर चल गई तो वो लंबी हो गई और अगर 2 सेकेंड से कम है तो वो छोटा माना जाएगा। तो लंबे GRBs क्या है, गामा रेज बर्स्ट क्या है? ये बड़े सितारों की मृत्यु के समय लंबे समय तक विस्फोट को उत्पन्न करते हैं। जब बड़े सितारे मरते हैं, जो सूर्य से भी बड़े तारे होते हैं, जब वो मरते हैं तो वो कई समय तक अपना क्या करते हैं, एनर्जी को निकालते रहते हैं। ओके, तो उसका केंद्रीय भाग, जब इनका ईंधन समाप्त हो जाता है तारों का, तो उनका केंद्रीय भाग जो कोर भाग होता है वो अचानक ढहने लगता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल क्या होता है? जहां पर ऐसे छिद्र होते हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल इतना, ये देखिए ब्लैक होल बन जाए तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि यहाँ से प्रकाश का कोई पारागमन हो ही नहीं पाता, इसके बाहर प्रकाश निकल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये होते हैं ब्लैक होल्स। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल की ओर घूमता है उसमें से कुछ अंश 2 शक्तिशाली धाराओं के रूप में बाहर की ओर निकल जाते हैं, यानी कि जेट के रूप में निकल जाते हैं और फिर जो विपरीत दिशाओं में लगभग प्रकाश की गति से बाहर निकलते हैं, प्रकाश की गति से बाहर निकलते हैं। खगोलविदों ने कहा कि GRB का पता केवल तब लगा सकते हैं जब इनमें एक प्रवाह लगभग सीधे पृथ्वी की ओर आने लगे या पृथ्वी की ओर आने का संकेत दे। तारे के भीतर से जो प्रस्फुटित धारा होती है, यानी कि जो जेट होती है, जो गामा रेज होती हैं, वो एक गामा रेज के रूप में निकलती हैं जो प्रकाश का सबसे उच्चतम ऊर्जा रूप है। आप विबग्योर पढ़ते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इंफ्रारेड पढ़ते हैं और यहाँ पर अल्ट्रा वाइट्स पढ़ते हैं, फिर एक्सरेज पढ़ते हैं और यहाँ पर होती है गामा रेज। ये सबसे हाई एनर्जी वाली रेज होती हैं, ठीक है ना। तो विस्फोट के बाद विखंडित तारा फिर से तेजी से सुपरनोवा के रूप में फैलता है। सुपरनोवा क्या होता है? एक विस्फोट करने वाले तारे को दिया गया नाम होता है जो अपने जीवन के अंत में पहुंच जाता है। ओके, फिर छोटे GRB क्या होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कम समय तक जो तारे अपनी लाइट या जो गामा रेज हैं उनको छोड़ते हैं, जैसे न्यूट्रॉन तारे, ठीक है, जो आपस में जो अरबों वर्ष तक सर्पिलाकार घूमते रहते हैं और आपस में टकराते हैं। न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं? उच्च द्रव्यमान वाले सितारे होते हैं जिनमें जो विकास मतलब जो इनका अंत बिंदु होता है बिल्कुल अपने अंतिम छोर पे ये होते हैं अपने फूटने के, यानी कि अपने नष्ट होने के। ओके, फिर GRB जो अभी आपने ये घटना देखी GRB 2008-26, ये नाम क्यों दिया गया है? देखिए, ये इसलिए दिया गया क्योंकि ये 26 अगस्त को घटना घटी। 26 अगस्त को घटना घटी, 8 से अगस्त हो गया और 20 से 2020 हो गया। ओके, ये 0.65 सेकेंड तक चलने वाली उच्च ऊर्जा उत्सर्जन का एक तीव्र विस्फोट था। ओके, तो
इसे आप मान सकते हैं कि एक लंबे समय बाद इसे फर्मी के गामा रे बर्स्ट मॉनिटर द्वारा पता लगाया गया था। ओके, ये मतलब छोटा गामा रे विस्फोट था। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यही है कि गामा किरणों से जो संबंधित जो लंबे समय तक रिसर्च चली आ रही थी उसके बारे में कुछ जो समस्याएं थी उनको हल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एराइज उत्तराखंड में स्थित है, मैंने इसकी चर्चा पीछे भी की थी, उस वो और द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पुणे का NCRA और IIT मुंबई भी इनके जो खगोलविद हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप क्या है? नासा का टेलीस्कोप है। इसका ये फिगर आप देख रहे हैं, यही है फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप। इसे ग्लास्ट भी कहा जाता है, यानी कि गामा रे लार्ज एरिया स्पेस टेलीस्कोप है। ये एक अंतरिक्ष में स्थापित वेधशाला है जिसका प्रयोग पृथ्वी की निचली कक्षा से गामा किरणों एवं संबंधी खगोलीय अवलोकनों के लिए किया जाता है। इसे 2008 में नासा ने लॉन्च किया था। नासा के अलावा इसमें इटालियन वैज्ञानिक भी इसमें शामिल हैं और भी कई देशों के अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो इस पे काम कर रही हैं। इसे इटालियन अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे एनरिको फर्मी, उनके नाम पर इसको फर्मी नाम दिया गया है। ओके, इसमें किन किन देशों का सहयोग है? इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्वीडन और यूएस का सहयोग है। गामा रेज क्या होती हैं? ये ब्रह्मांड में अधिक ऊर्जा वाली रेज होती हैं, जैसा आपने पढ़ा कि गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावाइट, फिर विबग्योर जो मतलब कि दृश्य पर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड, फिर लॉन्ग वेव और फिर शॉर्ट वेव। ये क्रम होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होती है और सबसे कम एनर्जी यहाँ पर होती है। ठीक है, ये ब्रह्मांड में अत्यधिक, देखिए एक्सरे और गामा रेज तो नहीं आती हैं, लेकिन यूवी रेज ओजोन की परत में अटक जाती हैं। अगर ओजोन में छेद होता है तो यूवी रेज भी आने लगेंगी और यहाँ से ऐसी रेज होती हैं जो पृथ्वी के अंदर आती हैं, यानी कि विजिबल रेज जिनको हम देख पाते हैं, विबग्योर जिसे आप कहते हैं। फिर इंफ्रारेड होती है जैसे आप रिमोट में जिनको यूज़ करते हैं। फिर एक लॉन्ग वेव्स होती हैं और एक शॉर्ट वेव्स होती हैं जिनका रेडियो और FM में आप यूज़ करते हैं, टीवी के सिग्नल्स में यूज़ करते हैं। तो गामा रेज क्या है? ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा वाली प्रकाश किरणें हैं। इनमें हमारी आंखों को दिखाई ना देने वाले प्रकाश की तुलना में 1 अरब गुना अधिक ऊर्जा होती है, मतलब कि ये हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। ये ब्रह्मांड की सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान वस्तुओं द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे कि सूर्य, सन, जैसे न्यूट्रॉन तारे, पल्सर, सुपरनोवा विस्फोट, ब्लैक होल की घटना, है ना, यहाँ से ये सारी गामा रेज निकलती हैं। गामा किरणों में उच्च ऊर्जा होती है। इनमें किसी भी लेंस या दर्पण के माध्यम से सीधे गुजरने की क्षमता होती है। किसी को भी चीर के आगे या उनमें छेद करके या उसके पार जा सकती है, जिससे उन्हें एक दृश्य प्रकाश दूरबीन में केंद्रित करना बहुत मुश्किल होता है। पृथ्वी पर गामा रेज का क्या है? पृथ्वी पर गामा किरणें परमाणु विस्फोट से या तो उत्पन्न होंगी या बिजली से जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेशन होता है तब उत्पन्न होंगी, या फिर कोई रेडियोधर्मी पदार्थ की क्षय की स्थिति आ जाए या वो घटने लगे तो फिर गामा रेज उत्पन्न हो सकती है। गामा रेज इतनी ऊर्जावान होती हैं कि वो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती है। ओके, पृथ्वी का वायुमंडल गामा किरणों को अवशोषित कर लेता है और इनको पृथ्वी पर आने से रोक देता है। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर स्ट्रक्चर में एंटर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। इसका सही जवाब है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए को परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या है? इस परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था में एक नए असम में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार पैदा करने के व्यापक अवसर भी प्रदान करेगी। असम की जो लोकेशन है वो क्या है? ये देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है वो है असम। असम
अब इसकी लोकेशन देखते हैं। आसाम की लोकेशन में आसाम किस किस से मिलता है? देखिए, इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो भूटान से मिलती है और म्यांमार से मिलती है और बांग्लादेश से मिलती है, यानी कि 3 इंटरनेशनल बाउंड्रियां मिलती हैं असम से। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, 6 और 7 स्टेट से असम की बाउंड्री मिलती है। 7 इंडियन स्टेट से असम की बाउंड्री मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग के लिए कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर है इसका 2.5 करोड़ डॉलर। अमेरिका ने अभी 28 जुलाई को ही भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 2.5 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है। ओके, अमेरिका का आप स्ट्रक्चर देखिए, इसका लोकेशन देखिए क्या है, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पर है। और ये ब्लू कलर का सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये भी जो अलास्का का क्षेत्र है, यानी कि ये जो अलास्का का क्षेत्र है ये भी यूएसए का पार्ट है। जो भी ये ब्लू कलर दिख रहा है जहाँ जहाँ, ये सब यूएसए का पार्ट है। यूएसए के नॉर्थ में है कनाडा, साउथ में है मैक्सिको। ओके, फ्लोरिडा के जस्ट नीचे है क्यूबा और मैक्सिको के जस्ट नीचे हैं ये मिडिल अमेरिकन कंट्री। ओके, इसके ऊपर कनाडा के ऊपर ये ग्रीनलैंड का पार्ट है जो डेनमार्क के अंतर्गत आता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जो ये अलास्का का पार्ट है ये बेरिंग जल संधि से रशिया से अलग होता है। बेरिंग मैपिंग आप बहुत जरूरी है करना आपके लिए, इसलिए मैपिंग जरूर करिएगा। कुछ क्लासें आपकी मैपिंग की भी होंगी, लेकिन उससे पहले आप मैपिंग एटलीस्ट करके रखिए ताकि जब आप मैपिंग करें तो आपको असुविधा ना हो। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस अभी अभी आपने पढ़ा, कोई रुकने की जरूरत नहीं है, 29 जुलाई। निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? चलिए बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसने जुर्माना लगाने की घोषणा की है कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर? ऑप्शन है नेपाल, जापान, चीन और सऊदी अरबिया। सही आंसर होगा सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने कोविड-19 रेड लिस्ट जो थी उसमें शामिल देशों की जो नागरिक हैं अगर वो यात्रा करते हैं तो उन पर 3 साल के लिए प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। ओके, इसमें भारत, अफगानिस्तान, वियतनाम, कई सारे देश हैं। सऊदी अरबिया की लोकेशन देखिए क्या है। सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद है। मक्का तो याद ही होगा आपको, मदीना भी याद होगा, तो ये सारी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। ये है रेड सी। रेड सी, रेड सी की इस तरफ है इजिप्ट यानी कि मिस्र, सूडान, अर्ट्रिया। इससे जिसकी बाउंड्री टच होती है यमन, ओमान, यूएई, कतर, यहीं पर है बहरीन, ओके, कुवैत, इराक, सीरिया, है ना। तो इतने सारे स्टेट्स की या कंट्रीज की बाउंड्री सऊदी अरबिया से टच करती है, तो इस चीजों को ध्यान रखना है। खास तौर से जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके बारे में आप विशेष, इनकी लोकेशन के बारे में आप समझ लीजिएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई, 10 जनवरी, 12 अप्रैल या 21 अक्टूबर? जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर दीजिए। 10 सेकेंड है आपके पास। इसका सही जवाब होगा 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती में, सही आंसर है इसका स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित
विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 73 किलोग्राम भार में इन्होंने ये पदक जीता है। अब ये ओलंपिक में फिलहाल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ओलंपिक से रिलेटेड जो भी पदक या पार्टिसिपेशन है, किसने कौन सा पदक जीता, क्या भारत की वो रहा स्थान रहा, इसके बारे में हम लोग एक पूरा एक स्पेसिफिक वीडियो में इसकी पूरी चर्चा करेंगे। या फिर फिजिकल क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम लोग फिजिकल क्लास में इसकी स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? ऑप्शन है कोमल अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल, सोनम अग्निहोत्री या प्रियंका सचदेवा। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है वंतिका अग्रवाल। ये दिल्ली की खिलाड़ी है वंतिका अग्रवाल। इन्होंने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का चैंपियनशिप अवार्ड जीता है। ओके, फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल किया है वंतिका अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? ऑप्शन है ईशुरु उदाना, ईशान जयारत्ने, दासुन सनाका या धनंजय डी सिल्वा। बताइए जल्दी से, श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने ऐसा किया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा? इसका सही जवाब है ईशुरु उदाना। ये है ईशुरु उदाना, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ईशुरु उदाना श्रीलंका के। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से खुद को अलविदा कह दिया है। इन्होंने श्रीलंका की तरफ से 21 वनडे मैच खेले हैं, 35 T20 मैच खेले हैं और इन्होंने अभी भारत के साथ जो अभी सीरीज चल रही थी T20, जो अभी इसका ये हिस्सा थे, बस यहीं से इन्होंने खत्म होने के बाद इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास साझेदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? बिना कोई समय गवाए इसके आंसर को देखते हैं। 5 साल के लिए भारत अमेरिका ने अपनी जो वैश्विक विकास भागीदारी समझौता था उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि 2026 तक इस समझौते की अवधि हो गई है। यूरोपीय संघ ने जो उसका राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग है, उसने अभी हाल ही में अमेजॉन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? चलिए चलिए बताइए, ईयू ने कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है अमेजॉन के ऊपर? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 6,600 करोड़ रुपए का ईयू ने अभी हाल ही में जुर्माना लगाया है अमेजॉन के ऊपर, और आरोप लगाया है कि उसने यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का सही से अनुपालन नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? चलिए जल्दी से बताइए। ABCD, इसको आप ABCD में भी आंसर दे सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA ने भारत में जो शेड्यूल्ड अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है? जल्दी जल्दी से बताइए। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान। टाटा समूह ने किस देश में 28,900 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? सही आंसर दीजिए इसका। इसका सही जवाब है भारत। भारत में टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने वर्ष 2021 में ऐसा घोषित किया है कि 28,900 करोड़ रुपए इस फाइनेंशियल ईयर में निवेश करेंगे। ओके, अच्छा, इसके अलावा सिर्फ जो भारतीय कंपनियां हैं टाटा की उसमें तो करेंगे ही, इसके साथ जगुआर और लैंड रोवर को भी इसमें इन्वेस्टमेंट में शामिल किया गया है। ओके, चलिए, आपको पता है टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भारत में इसमें सबसे नंबर 1 पर है। खासतौर से टाटा की नेक्सॉन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। अभी टाटा CNG व्हीकल्स के मार्केट में भी कदम आगे रख रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। आज करंट अफेयर के लेक्चर में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये लेक्चर वो आप हमें जरूर बताइएगा। इसका जो रिव्यू है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार के करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हो, आपको लगता हो कि अभी ये टॉपिक सर मुझे और पढ़ा सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो टॉपिक
यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से 9560765693 जो नंबर व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उस पर भी आप इसको व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स को आपको समझना है करंट अफेयर में, किन पर आपको चर्चा करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आपकी तैयारी के लिए आपको गुड लक।